नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आखिरकार उस तारीख का ऐलान हो गया जिसका इंतजार पिछले 1 सालों से किया जा रहा था और पिछले 1 सप्ताह से लगातार इस पे हैपनिंग थी। मसलन ये कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय कर दी गई कि 20 अगस्त तो तारीख होगी। समय सुबह लगभग 11 बजे तय किया गया जब छत्तीसगढ़ के राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में नए विधायकों को, मतलब ये मान के चलिए कि जो बीजेपी के विधायक हैं उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण में किसका भाग्य खुलेगा, 1, 2 और 3 लगातार इस बात की चर्चा की जा रही है कि हरियाणा फॉर्मूले के तहत प्रदेश में पहली बार 14 मंत्री बनाए जाएंगे। तो वहीं कुछ राजनीति के बेहद गंभीर और भीतर के जानकार कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि किस पे कौन पड़ेगा भारी और उधर शपथ ग्रहण की तैयारी। आज इसी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए यह खास रिपोर्ट। अब वो इंतजार की घड़ी आप लोगों की पूरी हो रही है। आखिरकार वो घड़ी आ गई जिस पर महीनों से सियासी अटकलें गर्म थी। साई कैबिनेट का विस्तार अब 20 अगस्त को तय हो चुका है। राजभवन का छत्तीसगढ़ मंडपम चमकने को बेताब है। नई चमचमाती गाड़ियां सज चुकी है और बीजेपी विधायकों के दरवाजे पर समर्थकों का हुजूम टूट पड़ा है। मंगलवार सुबह राज्यपाल रमेन डेका ने इशारा किया कि छत्तीसगढ़ में कुछ बड़ा होने वाला है। दोपहर होते होते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी मुहर लगा दी कि इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। इसके तुरंत बाद ही बीजेपी के सभी विधायकों को पत्र जारी कर बुधवार सुबह 10:30 बजे तक राजभवन पहुंचने के निर्देश भी दे दिए गए। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार खत्म। 20 अगस्त को होगा शपथ ग्रहण। राजभवन का छत्तीसगढ़ मंडपम सजा, नए मंत्रियों के लिए सज गई गाड़ियां। बीजेपी ने सभी विधायकों को सुबह 10:30 बजे राजभवन पहुंचने के जारी किए निर्देश। मंत्री पद की रेस में शामिल टॉप 3 विधायकों के घर पहुंचे समर्थक और कार्यकर्ता दी बधाई। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहिब, राजेश अग्रवाल का नाम लगभग तय। गजेंद्र यादव ओबीसी चेहरा हैं। प्रदेश में ओबीसी 41% है। मंत्री बनने से सीधे एक बड़ा वर्ग बीजेपी के पक्ष में होगा। राजेश अग्रवाल ने टीएस सिंहदेव को करीबी अंतर से हराया। ऐसे में मंत्रिमंडल में शामिल होना सरगुजा के लिए गिफ्ट। रायपुर संभाग से गुरु खुशवंत साहिब को मंत्री बनाने से अनुसूचित जाति वर्ग और क्षेत्रीय समीकरण दोनों सधेगा। 3 विधायकों के अलावा बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूलत भी रेस में शामिल। लेकिन बीजेपी की चौंकाने वाली रणनीति भी सामने। किसी और बीजेपी विधायक की किस्मत खुलने की भी उम्मीद। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव से लेकर संगठन की कार्यकारिणी तक बीजेपी ने चौंकाने वाला गेम जारी रखा है। ऐसे इन नामों के अलावा भी नए मंत्री बनाए जाने की पूरी संभावना है। मंत्रिमंडल विस्तार के कयास में कांग्रेस ने भी तंज कसने की भूमिका निभा दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 3 सीनियर विधायकों का इस्तीफा तैयार है। नेताओं ने दिल्ली तक की दौड़ भाग शुरू कर दी है। अगर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कम से कम वरिष्ठ विधायक इस्तीफा देने की धमकी भी दे डाले। एक पूर्व मुख्यमंत्री तो दिल्ली भी गए अपने समर्थक को मंत्रिमंडल ये मंत्री बनाने के लिए। इसका मतलब मंत्रिमंडल गठन में सरकार फंसी हुई है और कहीं न कहीं जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन होगा, शपथ ग्रहण होगा, उस दिन से सरकार की उल्टी गिनती शुरू। छत्तीसगढ़ में 11 मंत्रियों की जगह पूरे के पूरे 14 मंत्री प्रदेश के विकास में योगदान देना शुरू करने वाले हैं। कांग्रेस के पास तंज कसने का एक मौका खिसकने वाला है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उन विधायकों का क्या रुख रहेगा इस रेस को जीतने जो कि पूरी ताकत लगा चुके थे। ऐसे विधायकों के लिए पार्टी कौन सी जिम्मेदारी तय करने वाली है, या फिर बीजेपी का अनुशासन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नाराज बीजेपी विधायकों को शांत रखने में कामयाब होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। सबके बाद भी सबसे महत्वपूर्ण है कि उधर शपथ ग्रहण की तैयारी, इधर कौन किस पे पड़ेगा भारी, इस पर सस्पेंस अभी भी है जारी। ब्यूरो रिपोर्ट,
BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों हलचल अंत समय तक मचेगा। मतलब ये कि अभी भी कौन किस पे भारी पड़ेगा, इस बात का सस्पेंस बरकरार है। चले चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिलहाल दो बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, तीसरे मेहमान भी जल्द जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली जी हैं, वरिष्ठ नेता है, विद्वान प्रवक्ता है। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ की सियासत के हर पहलू को बेहद करीब से जानने और समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। तारीख तय हो गई, समय तय हो गया, चेहरे पे कहां सस्पेंस है? बिल्कुल अवधेश जी, कल 11 बजे के आसपास प्रदेश को 3 नए मंत्री मिल जाएंगे और इसके संकेत तो आज सीएम साहब ने भी दे दिए जब उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि जो सबसे बड़ा जो उत्सुकता है वो ये है कि कौन मंत्री शपथ लेंगे, किनका किस्मत का पिटारा खुलेगा। 3 नाम तो चल ही रहे हैं, वो भी आपने अभी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दिए हैं। लेकिन आप देखिए अवधेश जी कि मैंने अभी तक के पत्रकारिता के कैरियर में 4-5 उदाहरण ऐसे देखे हैं जब व्यक्ति मंत्री पद की शपथ लेने के लिए पहुंचे, जैकेट वैकेट पहन करके पहुंचे थे और अचानक से उनका नाम कैंसिल हो गया, दूसरा व्यक्ति शपथ ले लिया था। तो ये उदाहरण होते हैं और इसलिए राजनीति जो है संभावनाओं असंभावनाओं का भी खेल है। इसलिए हो सकता है कि कल कुछ चेहरे बदल दिए जाएं इन वक्त पर। जिस तरह रमन सिंह दिल्ली से मिल करके लौटे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की, तो रमन सिंह भी कुछ पत्ते तो खुद रखे होंगे उन्होंने अपने पास। लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि बीजेपी ने ऐसा करके 3 समीकरण साधे हैं। पहला समीकरण जातिगत समीकरण साध लिया है उसने। आप देखिए कि तीनों चेहरे जो है उससे जातिगत समीकरण के, जिससे वो चुनाव आसानी से जीते जा सकते हैं। दूसरा, उन्होंने जो पार्टी में विधायकों का जो एक उत्साह चल रहा था, उमड़ पड़े थे लोग बनने के लिए कि सीनियर लोग ही बनने चाहिए, सीनियर लोगों को ही बनाया जाना चाहिए। बीजेपी ने बोला नहीं, हम उसी लीग पर चलेंगे जो लीग हमने 2021 अभी पिछले विधानसभा चुनाव में तय की कि पहली बार के चुने हुए विधायक ही मंत्री बनेंगे। बीजेपी आज भी उस पर कायम है। और तीसरा ये कि संगठन और पार्टी के बीच में एक अच्छा उन्होंने सामंजस्य बैठाते हुए यह फैसला किया है। बिल्कुल सही कहा अनिल जी आपने। मैं जब एक बार नितिन जी का रुख करता हूं। नितिन जी, वही सवाल, चेहरे पे सस्पेंस क्यों बरकरार है? शपथ ग्रहण की तैयारी हो चुकी है, कल 11 बजे का संभवतः तय है वक्त, और गाड़ियां भी तैयार हो गई स्टेट गैरेज में कि साहब जो मंत्री बनेंगे उन्हें गाड़ियां अलॉट की जाएगी। 0009, 0005 इन नंबरों की गाड़ियां तैयार है। क्या रिएक्शन है आपका? कांग्रेस के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीनेगा 1 साल तक, जिसपे आप लोग चर्चा करते रहे कि कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार? मुद्दा छीनेगा नहीं अवधेश भाई, मुद्दा मिलेगा। आप छीनेगा शब्द का उपयोग मत करिए। बधाई जो कल मंत्री पद की शपथ लेंगे उनको, बहुत बढ़िया। अपरिपक्व मंत्रिमंडल चल रहा था और अपरिपक्व होने जा रहा है। मैं मेरे कांग्रेस के उन साथियों को बधाई दूंगा जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए। राजेश अग्रवाल 2018 में कांग्रेस से भाजपा में गए और 2023 में खुशवंत साहब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए। तो हमारे कांग्रेसी वहां भाजपा में सेंध अच्छी लगा ले रहे हैं, तो उनको शुभकामनाएं। पर दुख इस बात का होता है कि जो इतने सालों से पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, सरकार बनाने के लिए जिन विधायकों ने खून पसीना बहाया, लड़े, मुद्दों के लिए बात की, सड़कों से लेकर सदन तक, उन सारे लोगों को दरकिनार कर दिया गया। मैं तो खुश हूं कि हमारे कांग्रेसियों को पद मिल रहा है जो गए हैं वहां पर, और वो हक मार रहे हैं। पर एक चीज बता दूं अवधेश भाई, 16 विधायकों की गोपनीय मीटिंग हो चुकी है और 4 इस्तीफे लगभग तैयार हैं, ऐसी जानकारी मेरे पास है। और मैं तो आपको एक चीज और कह दूं, छोटा कार्यकर्ता हूं, पर यदि ईडी और सीबीआई हमारे पास होती तो शायद हम आज सरकार भी गिरा देते, जैसा ये गिराते हैं अन्य राज्यों में, जैसे खेल इन लोगों ने खेले हैं। तो भारी असंतोष के बीच जो है ये मंत्रिमंडल का कल गठन होने जा रहा है। ये अच्छा दिन भी कैसा चुना है विष्णुदेव साय जी ने कि 21 तारीख को वो विदेश जा रहे हैं। मुझे वो दिन याद आता है वर्ष 2000 का
कि जब नरेंद्र भाई मोदी यहाँ पे पर्यवेक्षक बनकर आए थे और नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के बाद जो जूतम बाजार हुई थी कि टेबल के नीचे छुपना पड़ा था उनको, तो विष्णुदेव साई जी को ये आभास है कि कल मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कि टेबल के नीचे छुपकर अपनी जान न बचानी पड़े, इसलिए वो विदेश भाग रहे हैं और इसलिए उन्होंने ये तारीख तय की। ठीक है, तो ये आप मानते हैं नितिन जी कि सब कुछ यहीं से तय हो रहा है? नहीं कि तारीख, समय, विदेश यात्रा नहीं, ये अहमदाबाद से तय हुआ आप लोग है। ये छत्तीसगढ़ का अपमान है अवधेश भाई, ये छत्तीसगढ़ का अपमान है कि अहमदाबाद में मीटिंग होने के बाद नाम तय हुए। ठीक है, नहीं नितिन दिल्ली से भी नहीं हुए। मैं कतई डिफेंड नहीं कर कहाँ से रहा, हुए? मैं केवल आपकी लाइन को बढ़ा रहा हूं कि आप लोग लगातार कहते हैं कि सरकार दिल्ली से चल रही है। अगर मंत्रिमंडल का समय और स्थान, तारीख यहां से तय हुआ तो खुश होना चाहिए आप लोगों को कि भैया कहीं मारपीट होगी तो मुझे 21 तारीख को जाना है, तो 20 का आप मुझे वो दे दो कि मैं जब अनिल जी का रुख करता हूं। अनिल जी, चलिए ठीक है, चेहरे भी रिवेल हो जाएंगे, बहुत जल्द उस पर भी चर्चा थम जाएगी साहब, ये चर्चा होंगे। लेकिन जिन 3 नामों का जिक्र पिछले पखवाड़े भर से छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है कि साहब अमुक अमुक फॉर्मूले के तहत ये 3 मंत्री बनेंगे, उन चेहरों की बात कर ली जाए तो कैसा निर्णय आप इसे मानते हैं? 1 मिनट के लिए केंद्र में उन तीनों चेहरों को रख लिया जाए तो कैसे आप निर्णय इसे मानते हैं? क्या इसका असर होगा? अनिल जी। देखिए अवधेश जी, राजनीति में कोई भी फैसला अपने फायदे के लिए ही होता है और इसलिए बीजेपी ने ये जो 3 चेहरे चुने हैं, यह निश्चित तौर पर 2028 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें राजनीतिक समीकरण, जो वोट बैंक का समीकरण है, उसको साधने के लिए उन्होंने ये 3 नए चेहरे चुने हैं। गजेंद्र यादव को आप देख लीजिए, दुर्ग में बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था पिछड़ा वर्ग का जिससे वो आगे कर सकती थी, और इससे उन्होंने 2-3, एक उन्होंने आरएसएस को भी खुश कर लिया और यादव उन्होंने एक चेहरा ले लिया। यादव समाज का दुर्ग में बहुत बड़ा दबदबा है, अच्छे वोट बैंक है उनके। इसी तरह गुरु खुशवंत सिंह को भी आप देख लीजिए, सतनामी समाज है। ये दोनों वोट बैंक कभी कांग्रेस के फेवर में हुआ करते थे, लेकिन आज बीजेपी ने यदि इसमें सेंध लगा ली है तो ऐसे ही प्रयोग करके सेंध लगाई है। और तीसरा जो नाम है वो राजेश अग्रवाल का नाम है, तो सामान्य वर्ग का भी एक चेहरा हो गया। और मैंने सबसे पहली बात जो कही कि बीजेपी आज भी जिस अपने सिद्धांत पर टिकी हुई है कि हम पहली बार के चुने हुए विधायकों को ही मौका देंगे। राजनीति में स्वच्छ परंपरा की शुरुआत है। अगर आपको क्रिमिनोलॉजी खत्म करनी है, अगर आपको लगातार एक ही चेहरे को लगातार आप 3-3 बार मंत्री बना रहे हैं, कार्यकर्ताओं नेताओं को यह संदेश है कि बारी सबकी आएगी, सबको मौका मिलेगा नेतृत्व करने का। तो ये चीज है। लेकिन मैं एक बात और टिप्पणी करना चाहूंगा जो नितिन भंसाली जी ने कही। हालांकि ये भाजपा प्रवक्ता इसका जवाब दे सकते थे, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि आज जो नितिन भंसाली ने जो दावा किया है, ये दावा करते हुए मुझे पूर्व मुख्य अजीत जोगी याद आ रहे थे कि कैसे वो आज की राजनीति की दिशा को बदल देते थे अचानक कोई पैतरा चलते हुए। तो आज नितिन भंसाली ने जो दावा किया है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, आप भी समझ गए हैं। नितिन भंसाली ने ठीक वही किया, क्योंकि नितिन भंसाली खुद उनके ट्रेनिंग लेकर के आए उनसे काफी कुछ। और अगर नेताओं को धैर्य रखना है, संयम रखना है, तो भी इसके प्रतीक के तौर पर नितिन भंसाली को देखूंगा। 5 साल तक कांग्रेस में कोई पद नहीं मिला, लेकिन आज भी अगर भाजपा में भी कांग्रेस से जाए हुए लोग मंत्री बन रहे हैं तो नितिन भंसाली उसमें भी खुश हो रहे हैं। इसको बोलते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ना मैं ठीक है, चले मैं लौट रहा हूँ। उज्जवल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बड़े विद्वान नेता हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उज्जवल जी बहुत स्वागत है, देरी से आप जुड़े उसके बाद भी बहुत स्वागत है आपका। पूरी आपसे उम्मीद है कि बहुत संक्षेप में, कम शब्दों में, दमदारी से अपनी बात को रखेंगे। नितिन जी ने दावा किया, जिस दावे का जिक्र अनिल जी कर रहे थे कि कुछ पैसे दे दो, कुछ केंद्रीय एजेंसियां दे दो, मैं सरकार गिरा दूंगा। जवाब दे दीजिए जरा, उसके बाद अगला सवाल लेके आता हूं आपके पास। देखिए, नितिन भंसाली जी के जो दावे हैं वो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। कांग्रेस का आधिकारिक दावा है अगर, तो कोई बात नहीं, देख लेंगे उसको। यहाँ देखने लायक ये बात है कि सुदर्शन चक्र चलेगा और चक्र चलाएंगे विष्णु। तो चक्र चल रहा है, कल का इंतजार कीजिए। बहुत मसालेदार खबरें मीडिया ने चलाई हैं पिछले 1 साल में। देखिए, अलग करेंगे आप लोग। उज्जवल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया को कंटेंट दिया है पिछले 1 सालों में। के लिए किया जाता है, सकारात्मक के लिए तो नहीं होगा।
आप लोग कयास लगाते रहते हैं, मसाला मिलता रहता है, लोगों को भी देखने में मजा आता है, उत्सुकता बनी रहनी चाहिए। और जितनी रोचकता मीडिया बना के रखता है उससे 1% ज्यादा कहीं ना कहीं भाजपा बना के रखती है मीडिया वालों के सामने। आज सुबह से फोन आ रहे हैं, सारे सबके फोन आ रहे हैं, आम लोगों के भी, हमारे कार्यकर्ताओं के भी फोन आ रहे हैं, पर किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। तो जब तक नामों की घोषणा ना हो जाए, मंत्री शपथ ना ले लें, तब तक किसी भी बात पे भरोसा ना करें, जब तक भाजपा की तरफ से एक अधिकृत बयान नहीं आ जाता या कोई अधिकृत सूचना नहीं मिल जाती। ये जितने समीकरण बनाए जा रहे हैं, खास समीकरण है, हो सकता सही हो सकता गलत हो, मैं इस पर भी कमेंट नहीं कर सकता, पर चक्र चलेगा सुदर्शन का। एक रोचक बात आपको बताना चाहता हूं मैं, कांग्रेस बहुत मजे ले रही है, कांग्रेस बहुत दिनों से मजे ले रही है, क्योंकि कांग्रेस को अगले 15 साल मजे ही लेना है। आपको मैं बड़ी रोचक घटना बताता हूं। इनकी सरकार जाते जाते टीएस सिंहदेव जी का उप मुख्यमंत्री बनने का आदेश आया। आप कल्पना कर सकते हैं वो आदेश किसने जारी किया था? कल्पना कीजिए कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का फैसला राजकुमार और राजकुमारी बैठ के केसी वेणुगोपाल जी के लेटर हेड से जारी हुआ था कि टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। जी के संगठन को संगठनात्मक नियुक्ति करने का अधिकार है, पर छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री तय करने का अधिकार भूपेश बघेल जी के पास नहीं था। छत्तीसगढ़ में मंत्री तय करने का अधिकार भूपेश बघेल जी के पास नहीं था। भाजपा शासित सारे प्रदेशों में और केंद्र में भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार रहता है। उनकी इच्छा अपने मंत्रिमंडल में किसको रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे, किसको हटाएंगे, किसको लाएंगे। तो कांग्रेस के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं होना चाहिए, अपने खुद के गिरबान में झांकना चाहिए। आप एक इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी मंत्री ने एक विभाग से इस्तीफा दिया था। अमूमन मंत्री जो हैं मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। टीएस सिंहदेव जी ने सरकार को 18 लाख आवास योजना स्वीकृत। ठीक है उज्जवल जी, मैं जवाब ले लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं, मैं सीधे नितिन जी का रुख करता हूं। नितिन जी जरा जवाब दे दीजिएगा। बेहद गंभीर बात और बेहद इतिहास के परतों को कुरेद के रख दिया उज्जवल जी ने। जरा जवाब। हिस्ट्री के छात्र हैं या नहीं है, पर इतिहास की बात कर रहे हैं तो इतिहास में तो ये भी था कि 2000 में टेबल के नीचे, वर्ष 2000 में टेबल के नीचे छुपकर जान बचाकर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भागना पड़ा था। तब प्रधानमंत्री नहीं थे और शायद जो लोग भगा रहे थे उनको मालूम भी नहीं था कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इतिहास यदि देखना है तो आप इतिहास वो भी देख ले। ये अभी खुद श्योर नहीं है। विधायकों को पत्र भी आ गए, विधायकों को फोन भी चले गए, बंगलों के बाहर, घर के बाहर ढोल लगाड़े बज रहे हैं, कार्यकर्ता मिठाई खिला रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। वो जो कपड़ा सिलवाए थे ना, नया कपड़ा सिलवाए थे भाई, वो टेलर मैं भी उस टेलर के पास जाता हूँ, वो नया कपड़ा सिलवाए थे, वो उसको कल फाड़ेंगे, लग रहा है पोछा लगाएंगे। ये स्थिति हो गई है। पिछले 15 महीने से कपड़ा ही सिलवा रहे हैं। टेलर बता रहा था कि कभी ढीला हो जा रहा है तो टाइट करवा रहे, कभी टाइट हो जा रहा है तो ढीला करवा रहे, क्योंकि जब लगता है नहीं बनने वाले हैं तो मायूसी में वजन कम हो जाता है उनका, और बाद में खुशी होती है कि बनने वाले हैं तो वजन बढ़ जाता है। और कुछ लोगों ने नया कपड़ा भी सिलवाया था, सबका खराब कर दिया आपने। राजेश, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, लता उसेंडी, पुन्नू लाल मोहले, भावना बोरा, पुरंदर मिश्रा, सब निपट गए भाई। उज्जवल जी ठीक है उज्जवल जी आप जवाब दे दीजिए, फिर अनिल जी का रुख करूंगा। उज्जवल जी सीधे जवाब दे दीजिए। देखिए हमारे 54 विधायक हैं, नितिन जी नाम लेना चालू करेंगे 1 घंटा चला जाएगा, मुझे 35 नाम लेने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। इनको समझ में आना चाहिए कि हमारा हर एक विधायक तो मंत्री बनने मैं ले लूंगा। मैं तो 16 नाम लूं क्या जो मीटिंग हो रही है? ओ उज्जवल भाई संभाल लो, एक हफ्ता सीबीआई और ईडी दे दो और कुछ पैसों की व्यवस्था कर दो, सरकार गिरा देंगे। यदि केंद्र में हम रहते तो आज सरकार गिरा देते आपकी, आप ही की स्टाइल में। जो स्टाइल आप लोगों की है वो स्टाइल हम लोगों को भी आती है, गवर्नमेंट कैसे गिरानी है यह संतोष है। 16 लोग हैं अवधेश भाई। नितिन जी एक मिनट कर लो और रिकॉर्ड लाइव लोकप्रिय चैनल। नितिन जी एक मिनट, 16 लोग, ठीक है एक मिनट। उज्जवल जी जवाब दे दीजिए। 16 लोगों की सूची लेकर नितिन जी बैठे हुए हैं जो बेहद असंतुष्ट है, और इन्होंने इतना दावा कर दिया कि साहब 4 विधायक तो बीजेपी के इस्तीफा देने के लिए तैयार है। अरे अवधेश जी, जैसा कि अनिल जी ने कहा कि अजीत जोगी जी के छात्र हैं,
उनकी शाला में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चालू जो करने पूरे प्रदेश में अजीत जोगी जी के 50% छात्र अजीत जोगी जी के। आपके डॉक्टर रमन सिंह तो बड़े अच्छे मित्र थे, आरोप लगा करता था। निवेदन जी, उज्जवल जी आप कंप्लीट कर लीजिए, उज्जवल जी कंप्लीट कर लीजिए आप। ये कांग्रेस अपने कांग्रेस भवन और रावजी भवन में वहीं पर रखे, भाजपा कार्यालय तक आने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर का पहले रायता समेटे, फिर हमारे संगठन पार्टी नेताओं की बात करें। 54 विधायक हैं, 54 के पास अधिकार है मंत्री पद पर दावादारी करने के लिए, क्योंकि सारे मंत्री बनने के लायक हैं। उनमें से मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। भूपेश बघेल जी तरह नहीं राजकुमार से फैसला लेके उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। टीएस सिंहदेव को आखिरी साल में 2.5 साल का फॉर्मूला, 42 विधायक परेड कर रहे थे, जिन्होंने परेड कराई जेल में थे, अभी जेल पे बेल पे छूटे हैं। ये सब भाजपा में नहीं चलता नितिन जी। ये कांग्रेस और जो कि कांग्रेस में चलता था सब खत्म हो चुका है। आपकी सरकार जा चुकी है, काफिला लूट चुका है, हमारी सरकार है। कल शपथ ग्रहण है, आपका स्वागत है उसमें। आपको शुभकामनाएं। हमारे कांग्रेस का नाम ऊंचा हो रहा है, आपके लोगों का सब खराब हो रहा है भाई। ठीक है, कांग्रेस से ठीक है, ठीक है नितिन जी मैं लौट रहा हूँ। नितिन जी राजेश मुड़ा, ठीक है, नितिन जी मैं आ रहा हूँ। नितिन जी ठीक है, इतने लोग जो है वरिष्ठ लोग। नितिन जी मैं लौट रहा हूँ मैं, कांग्रेस ठीक है नितिन जी भाई हम तो ताली बजाकर। नितिन जी मैं लौट रहा हूँ, मैं जब अनिल जी का रुख कर लेता हूँ। जिस नाम का जिक्र बार बार अनिल जी नितिन जी कर रहे हैं, अजय चंद्राकर, राजेश मुड़ा, तमाम लोगों के सीनियर विधायकों का नाम का जिक्र कर रहे हैं, इनका क्या मंत्रिमंडल विस्तार के बाद क्या? अनिल जी बहुत बिल्कुल, देखिए ये सवाल कई महीनों से बल्कि सालों से, जब से विष्णुदेव साय सरकार बनी है तभी से ये सवाल उठ रहा था कि सीनियर विधायकों को मंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा है जी। लेकिन और ये तर्क क्या दिए जा रहे थे इसके पीछे कि भाई प्रशासन नहीं चल पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, विजनरी लोग नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, ये तर्क दिए जा रहे थे। मैं ऐसे लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि 2003 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी कितने सीनियर विधायक थे? सब तो नए थे ना, सब पहली बार के चुने गए विधायक थे, चाहे अजय चंद्राकर हो, चाहे बृजमोहन जी हो, चाहे वो राजेश मुड़ात हो, चले हाँ सॉरी उसके लिए तो चाहे राजेश मुड़ात हो, चाहे जो भी हो, ये लोग जो है पहली बार चुन गए और बने। लेकिन उसके बाद भी 28 के चुनाव में बीजेपी रिपीट हुई ना, पहली बार के लोग ही तो 2008 के चुनाव में बीजेपी रिपीट हुई। तो विजनरी चीज होती है, आप पार्टी महत्वपूर्ण होता है, उसका एजेंडा महत्वपूर्ण होता है, और संगठन किस तरीके से चल रहा है ये जरूरी होता है। मुख्यमंत्री का चेहरा बहुत मायने रखता है। उस समय रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, आज विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं। तो पहली बार के लोग चुने गए लोग ठीक काम नहीं कर पाएंगे, या 2-2, 3-3 बार मंत्री बने गए लोग ही ठीक काम करेंगे, यह आज की राजनीति में नहीं चलता है। वो तो विधानसभा में दिखता है। इसलिए जिस तरह 2003 में पहली बार चुने हुए विधायक मंत्री बने, वैसे ही अभी पहली बार के विधायक मंत्री बने हैं। और काम ऐसा बुरा हो रहा है ऐसा भी नहीं है, पूरी मोदी की गारंटी लागू हो रही है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहे हैं, पूरी नई योजनाएं भी चल रही हैं। साय जी बोल रहे थे 1.5 किलोमीटर सड़क। बीजेपी का जो विजन है वो निश्चित तौर पर चल रहा है, कोई बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जो है लोकसभा चुनाव कांग्रेस विजन से और बीजेपी टेलीविजन से चलती है। लोकसभा चुनाव में भी पार्टी जीत गई, नगर निगम के चुनाव में भी जीत गई। ठीक है अनिल जी, ठीक है अनिल जी मुझे समाप्त करना। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिल जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका शुक्रिया, उज्जवल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि आज की रात बेहद ही चुनौतीपूर्ण है, बेहद ही भारी है। एक बहुत मशहूर टीवी सीरियल आया करता था जिसमें एक गीत था कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो निश्चित तौर पे उन तमाम दावेदारों के लिए ये रात भारी होगी जो कहीं ना कहीं अपने आप को मंत्री पद की रेस में मानते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तैयारियां पूरी कर ली गई है। लेकिन अंत में सवाल जरूर बना हुआ है कि कौन किस पे भारी, और उधर शपथ ग्रहण की तैयारी। इंतजार कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक बने रहिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।